हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और हम कवर कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है हमारा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट पे है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है वो समझेंगे, और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर कुछ मेथड है जो आपके सिलेबस में दिया है, जैसे कि मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड और फेजांस मेथड। ये चार मेथड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिसिपिटेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का बनना। आपने कोई भी दो स्पीसीज लिया, उसके बीच आपने रिएक्शन किया, ठीक है। उसके रिएक्शन के बाद जो थर्ड स्पीसीज फॉर्म हुआ वो कैसा फॉर्म हुआ? इनसॉल्युबल फॉर्म हुआ, वो कहलाता है प्रिसिपिटेट। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने एक गिलास पानी लिया, पानी में आपने नमक ऐड किया। जब आप नमक ऐड किया और उसको आप डिजोल्व किए तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, ठीक है। मतलब कि अच्छे तरीके से घुल गया। जो NaCl है वो आपके वाटर में अच्छे तरीके से घुल गया। वहीं नमक की जगह पे आप शक्कर ले लो, शुगर ले लो, वो आप डिजोल्व करोगे तो वो भी अच्छे से डिजोल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। अगर आप लेते हो मिट्टी, सैंड लेते हो, उसको आप डिजोल्व करो पानी में, वो डिजोल्व नहीं होता क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है पानी में। कुछ देर के लिए अगर आप वो वाटर को रख देते हो, सैंपल को रखते हो, तो नीचे वो बॉटम में, ग्लास के बॉटम में वो सारे जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। वो कहलाता है प्रिसिपिटेट। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है वो कहलाएगा प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख रहा है? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक। अब प्रिसिपिटेशन का मतलब तो आप समझ गए हो कि जो भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है वो होता है प्रिसिपिटेट। अब यहाँ पे आप जो टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, इस टाइट्रेशन में भी प्रिसिपिटेट बनता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। इस वजह से ये टाइट्रेशन का नाम है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। नाम से ही समझ आ रहा है इस टाइट्रेशन में क्या फॉर्म होने वाला है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रिसिपिटेट बनने वाला है। और इस टाइप का जो टाइट्रेशन होता है वो कहलाएगा प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन द टाइट्रेशन टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट। टाइट्रेंट हमारा वो होता है जो हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, ठीक है। और एनालाइट हमारा वो होता है जो हम अपने कॉनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है, जिसको आपको डिटरमाइन करना होता है कंसंट्रेशन। और आप जब टाइट्रेशन करवाते हो तो जब आपका रिएक्टेंट टाइट्रेंट रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे कहते हैं हम प्रिसिपिटेट। ओके, इट कंटिन्यू टिल द लास्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट इज कंज्यूम्ड। ये जो रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन बनने का जो प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि आपका जो एनालाइट है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द टाइट्रेंट इज एक्सेस इट रिएक्ट विद द इंडिकेटर। जब टाइट्रेंट एक्सेस अमाउंट में होता है और आपके पास जो एनालाइट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका, उस कंडीशन में जो आपका टाइट्रेंट होता है वो हमारे जो आपका इंडिकेटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। और इंडिकेटर का काम क्या है? सिग्नल देना, आपको बताना कि आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है उसके साथ आपका टाइट्रेंट रिएक्ट करता है एंड सिग्नल टू टर्मिनेट द टाइट्रेशन प्रोसेस, और आपको ये सिग्नल देता है कि अब आपको आगे टाइट्रेशन नहीं करना, स्टॉप करो, कैलकुलेशन करो और डिटर्मिनेशन करो। Precipitation titration involve the use of silver iron as precipitating agent। यहाँ पे हम precipitation titration में सिल्वर आयन को लेने वाले हैं एज अ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। जब हम सिल्वर आयन को यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी टाइट्रेशन प्रोसेस में, तो वो टाइट्रेशन प्रोसेस कहलाता है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जब भी आप अगर सिल्वर आयन के साथ काम कर रहे हो, सिल्वर आयन के साथ टाइट्रेशन कर रहे हो, सिल्वर आयन कहीं भी आप टाइट्रेशन में देखो, मतलब समझ जाओ कि वो किस टाइप का टाइट्रेशन है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो यहाँ पे हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे उसमें हम सिल्वर आयन का यूज कर रहे हैं एज अ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, इसीलिए ये जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है इसे हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें
आपको डिटरमाइन करना है क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन। मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, उसमें आपको डिटरमाइन करना है क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को। तो आप क्या करोगे, टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आप किसके साथ टाइट्रेट करोगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करोगे। सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि AgNO3, ये आपका कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा, मतलब कि आप इसके हेल्प से ही टाइट्रेट करने वाले हो, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने वाले हो किसका, क्लोराइड आयन का। तो आपने जो AgNO3 लिया है इसका कंसंट्रेशन पहले से आपको नोन है, तो आप ये फिल कर लोगे ब्यूरेट में। एक आपके पास ब्यूरेट है, आपने ब्यूरेट में AgNO3 को फिल कर लिया, इसका कंसंट्रेशन नोन है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे बता दूं कि AgNO3 आप ले रहे हो एज अ प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, और यहाँ पे सिल्वर आयन है, इस वजह से इस प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को आप अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कह सकते हो। आपको कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका सैंपल है जिसमें आपको डिटरमाइन करने वाले हो क्या, क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को। जब आप टाइट्रेशन करते हो, जब AgNO3 का रिएक्शन होता है NaCl के साथ, तो क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बना, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है, जो AgNO3 है वो आपका एक्वस है, ओके, जो NaCl है वो भी आपका एक्वस है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है AgCl ये सॉलिड है, मतलब कि ये प्रिसिपिटेट होगा, इसका प्रिसिपिटेशन बनेगा, ठीक है। इस सैंपल में जब आप AgNO3 को ऐड करोगे ड्रॉप वाइज, तो क्या क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, AgCl, जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा, और ये प्रिसिपिटेट होगा, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रिसिपिटेशन बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अभी मैंने ये जो आपको पॉइंट समझाया, यहाँ पे हम समझते हैं इसको, ठीक है, प्रैक्टिकल से। जब आप AgNO3 को NaCl में सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, मतलब कि जो NaCl है यहाँ पे जो आपका क्लोराइड है ये Ag के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट रिएक्ट जब हो जाता है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन खत्म हो गया रिएक्शन के बाद, और आपका जो Na है ये कंप्लीट किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, NO3 के साथ, नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे NaNO3 भी कंप्लीट यहाँ पे रिएक्शन होके खत्म हो गया, मतलब कि आपका जो NaCl था ये क्या हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। रिएक्शन कब तक होगा, एनालाइट जब तक आपका कंप्लीटली कंज्यूम्ड ना हो जाए। अब आपका जब एनालाइट कंज्यूम्ड हो चुका है, अब आपका NaCl बिल्कुल नहीं बचा, वो कंप्लीटली क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है AgCl में और NaNO3 में। उस कंडीशन में फिर क्या होगा, AgNO3 जब आप इसमें एक्सेस अमाउंट में जब आप AgNO3 ऐड करते हो, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी आप ऐड करते हो AgNO3 का, तो वो आपका जाके रिएक्ट करेगा इंडिकेटर के साथ। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंडिकेटर के साथ। आपने यहाँ पे NaCl के साथ साथ आपने यहाँ पे इस सैंपल में कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर ऐड कर रखा है, इंडिकेटर। जब आपका AgNO3 कंप्लीटली NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आपका कोई भी अमाउंट NaCl का नहीं बचेगा, उस दौरान फिर आपका AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा और कलर देगा। यहाँ पे इस सैंपल का कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होते ही आपको समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका है, आपको फिर टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है, क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। ओके, आई होप ये जो पॉइंट है ये अब आपको क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने सिंपल एक डेफिनेशन लिख रखा है। प्रिसिपिटेट क्या है, आप सिंपली बोल सकते हो, प्रिसिपिटेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयोनिक स्पीसीज टू फॉर्म प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। जैसे कि हमने अभी देखा था AgNO3 का रिएक्शन हम कर रहे थे NaCl के साथ, तो यहाँ से Ag प्लस आयन और यहाँ से Cl माइनस आयन, ये दोनों आयोनिक, ये दोनों क्या है, आयोनिक स्पीसीज है, टू आयोनिक स्पीसीज है,
ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बन रहा है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। वो क्या है हमारा AgCl। ये क्या है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब कि ये है प्रिसिपिटेट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में प्रिसिपिटेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयोनिक स्पीसीज टू फॉर्म प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, यहाँ इस टर्म से एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ से आपको ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल समझना होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के प्रिंसिपल को समझते हैं। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मान लो वाटर है आपके पास, कितना 100 ml, 100 ml क्या है आपके पास, वाटर है। इस वाटर में आपने ऐड किया NaCl, कितना 25 ग्राम एग्जाम्पल, ठीक है 25 ग्राम 35 ग्राम जो भी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल मान लिया, 25 ग्राम NaCl आपने ऐड किया किसमें, 100 ml वाटर में। क्या होगा, जब आप 25 ग्राम NaCl ऐड करोगे, वाटर को अच्छे से मिक्स करोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा 25 ग्राम। 25 ग्राम के बाद जब आप इसमें एक ड्रॉप और ऐड किए, क्या NaCl 1 ग्राम एक्स्ट्रा जब आप ऐड किए तो आपने देखा कि ये जो आप 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किए हो वो डिजॉल्व नहीं हुआ और ये NaCl आपका यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो गया इस तरीके से। ठीक है, पहले आपने 25 ग्राम डाला था, वो अच्छे से कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, आपको नहीं दिख रहा NaCl का कोई भी पार्टिकल, आपको नहीं दिख रहा। फिर आप जैसे ही 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किए तो क्या हुआ, वो आपको पार्टिकल दिखने लगा, NaCl एज इट इज रह गया, वहां पे कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई सोल्यूबलाइजेशन नहीं हुआ, वो आपको यहाँ पे एज इट इज दिखने लग गया NaCl जो आपने 1 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड किया था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी तो वो हो जाएगा 25 ग्राम, मतलब कि 100 ml पानी में सिर्फ 25 ग्राम NaCl डिजॉल्व हो पाया है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है 25 ग्राम। 25 ग्राम के अलावा जैसे ही आपने 1 ग्राम उसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड किया NaCl तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाया और वो सॉलिड फॉर्म में ही रह गया NaCl के फॉर्म में। ओके, ये सॉल्यूशन जब NaCl आप एक्स्ट्रा डाले और वो डिजॉल्व नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जब जितना डिजॉल्व होना था वो हो चुका, अब आप इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी क्या है, जितना आप डिजॉल्व कर रहे हो वो डिजॉल्व हो रहा है, वो सॉल्युबिलिटी हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब कि ये सॉल्यूशन कैसा बन चुका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है। एक फिगर से समझते हैं, और जैसे हम यहाँ पे प्रिसिपिटेशन पढ़ रहे हैं तो जैसे हम बार बार AgCl का नाम ले रहे हैं, AgCl क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, या फिर इसे कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, या फिर इसे इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, AgCl। तो 3 बीकर बना लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, और हमने यहाँ पे AgCl ऐड किया है, ये AgCl का एक सॉलिड है। ठीक है, AgCl हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने कोई भी सॉल्वेंट ले लिया है, कुछ भी। ठीक है, ये अभी क्या है, सॉलिड फॉर्म है AgCl का, जो कि कैसा है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं इसे। फिर इसका क्या होगा, ये जो आपने यहाँ पे सॉलिड ऐड किया AgCl का, इसका क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, ये डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, मतलब कि ये जो AgCl है ये ब्रेक डाउन होने लगेगा Ag+ के फॉर्म में और Cl- के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, इस पार्टिकल का डिसोल्यूशन होगा, और कुछ पार्टिकल जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो वापस से प्रिसिपिटेट होंगे AgCl के फॉर्म में। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा है प्रिसिपिटेशन रेट से, इस वजह से जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स डिसोल्यूशन है। मतलब यहाँ पे मैंने 3 एरो से दिखाया है कि ये डिसॉल्व हो रहा है और सिर्फ एक एरो से शो किया है कि प्रिसिपिटेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा है, जो AgCl है वो ज़्यादा से ज़्यादा Ag+ Cl- फॉर्म में ब्रेक हो रहे हैं,
डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा हो रहा है और कुछ अमाउंट में ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, प्रिसिपिटेट बैक हो रहा है, मतलब AgCl के फॉर्म में वापस से बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, एक समय आता है जब आपका डिसोल्यूशन रेट और प्रिसिपिटेशन रेट इक्वल हो जाए। मैंने यहाँ पे 2 एरो से दिखाया डिसोल्यूशन रेट, 2 एरो से दिखाया प्रिसिपिटेशन रेट। मतलब कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा डिसोसिएशन का रेट इक्वल है प्रिसिपिटेशन के रेट से। जितना डिसॉल्व हो रहा है, जितना डिसोसिएट हो रहा है आयंस, उतना ही ये क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट बैक हो रहा है AgCl के फॉर्म में। ओके, तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब कि जितना डिसोसिएशन हो रहा है आयंस का, उतना ही फिर वहाँ पे प्रिसिपिटेशन बैक भी हो रहा है, मतलब AgCl वापस से बन भी रहा है। तो ये अब सॉल्यूशन कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। आई होप ये एग्जाम्पल आप समझ रहे हो। चलिए अब समझते हैं हम मेन चीज हमारा जो है वो समझते हैं। इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं AgCl को, तो आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, AgCl ब्रेक हो रहा है Ag प्लस के फॉर्म में प्लस Cl माइनस के फॉर्म में। ओके, कुछ वापस प्रिसिपिटेट हो रहे AgCl के फॉर्म में। ये रिएक्शन अभी कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब कि हम यहाँ पे जो भी अभी समझे है डायग्राम के थ्रू, वही हमने यहाँ पे लिखा कि जो AgCl है इसका डिसोसिएशन हो रहा है और ये वापस से AgCl के फॉर्म में भी कुछ बन जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है और साथ ही साथ बैकवर्ड में भी। ये रिएक्शन अभी कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा कि हम किस तरीके से लिखते हैं, K इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ag प्लस प्रोडक्ट जो भी बना है वो प्रोडक्ट आप लिखोगे यहाँ पे Ag प्लस प्लस यहाँ पे Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl। क्या है आपका, AgCl। ये हो गया आपका इक्वेशन, किस चीज के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन। अब इसे फर्दर इलेबोरेट करते हैं, तो ये मैं रफ करती हूँ और इस चीज को हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या था इक्वेशन, K इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl। यही था। रिएक्शन किस तरीके से हो रहा था हमारा, AgCl यहाँ पे डिसोसिएट हो रहे थे Ag प्लस आयन में प्लस Cl माइनस आयन में। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कुछ डिसोसिएशन हो रहा था और कुछ वापस से इक्विलिब्रियम यहाँ पे AgCl बन रहा था, प्रिसिपिटेट हो रहा था। ये है इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस, ये भी एक्वस। क्लियर है। जब भी कोई सॉलिड एक्वस के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो उस सॉलिड को हम मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। मतलब कि इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इस कांस्टेंट को हम इस तरफ ले जाते हैं K के साथ और इस तरफ लिख देते हैं हम AgCl, ठीक है, और इस तरफ हम लिख देते हैं सिर्फ Ag प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये हमारा AgCl क्या कांस्टेंट है और इसको हम इस तरफ लेके चले गए, तो इस कांस्टेंट को AgCl को हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। K को एज इट इज लिखेंगे और इस AgCl को हम लिख देंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बन गया KSP इन शॉर्ट इज इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हुआ आपका, ये कंसंट्रेशन कब का कंसंट्रेशन है, जब आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेशन जो भी हमने यहाँ लिख रखा है, ये हम कब लिखते हैं, कब का कंसंट्रेशन है, जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, सैचुरेटेड हो जाए। मतलब कि आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होने वाला। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये जो कंसंट्रेशन लिखा है, ये कब का कंसंट्रेशन है, ये आयन का कब का कंसंट्रेशन है, जब वो सॉल्यूशन कैसा था, सैचुरेटेड हो गया था। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आप क्या समझते हो? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम आयंस के कंसंट्रेशन को ही लेते हैं, जो भी आयंस बन रहे हैं, जैसे कि Ag प्लस Cl माइनस आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये आयन का कंसंट्रेशन कब का हम ले रहे हैं? जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो चुका है? सैचुरेटेड हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम यहाँ पे 3 मेन पॉइंट समझने वाले हैं कि जब KSP इक्वल हो आयोनिक प्रोडक्ट से, ये क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट है आपका। आयोनिक प्रोडक्ट KSP की इक्वल हो तो प्रेसिपिटेशन नहीं बनता। जब आपका KSP आयोनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो तो कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता। जब आपका KSP ज़्यादा हो आयोनिक प्रोडक्ट से, जब आपका KSP का वैल्यू ज़्यादा हो आयोनिक प्रोडक्ट से, उस दौरान भी कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता। ठीक है। थर्ड केस क्या है? जब आपका KSP वैल्यू कम हो आयोनिक प्रोडक्ट से, मतलब कि आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू KSP, उस दौरान आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। ठीक है। KSP वैल्यू लो है, मतलब कि प्रेसिपिटेशन फास्ट होगा और गुड प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। ठीक है, ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? KSP वैल्यू लो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान में क्या रखना है? आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि ये जो हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ही है, जितना आयंस डिजॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है, आयोनिक प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, वो 3 केस आप समझ चुके। KSP वैल्यू इक्वल हो जब आयोनिक प्रोडक्ट के साथ तो प्रेसिपिटेट नहीं बनता। KSP वैल्यू अगर ज़्यादा है आयोनिक प्रोडक्ट के साथ तो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता। बट अगर KSP वैल्यू कम है, आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आपका जब यहाँ पे हम प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेट कब ज़्यादा अच्छे से फॉर्म होगा, फास्ट फॉर्म होगा, जब आपका KSP वैल्यू कम हो। एक पॉइंट, KSP वैल्यू कम, प्रेसिपिटेट ज़्यादा। ठीक है। दूसरा आपका ध्यान रखना है आपको pH। ठीक है, जब pH आपका कम होता है तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी आपका क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है तो प्रेसिपिटेट कम बनता है। मतलब आपको प्रेसिपिटेट चाहिए तो आपको सॉल्युबिलिटी को कम करना होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे AgCl ले रहे हैं, ये क्या है? इसका क्या है? लो सॉल्युबिलिटी है। ये किस टाइप का सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब कि इस वजह से ये प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? प्रेसिपिटेट चाहिए, तो हमें सॉल्युबिलिटी को कम करना होगा। और सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? pH को इंक्रीज करना होगा। pH अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, हमें क्या चाहिए? सॉल्युबिलिटी कम, तो हमें क्या करना होगा? pH को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है आपका प्रेसिपिटेशन आपका और किस पे इफेक्ट करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें प्रेसिपिटेट को इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है, तो हमें सॉल्युबिलिटी को कम करना पड़ेगा। और सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट चाहिए, प्रेसिपिटेट को इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है, हमें क्या करना होगा? टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, हमें टेम्परेचर को कम रखना होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो पहला हो गया आपका प्रेसिपिटेट जो भी फॉर्म होगा वो डेफिनेट स्टेक्योमेट्रिक का होना चाहिए। नेक्स्ट है जो भी इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रेसिपिटेट एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन मस्ट बी अटेंड रैपिड, मतलब कि वहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो। और जो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो वो लो सॉल्युबिलिटी का होना चाहिए, मतलब कि सॉल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो। दैट इज लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो? कम हो, मतलब कि KSP वैल्यू कम हो। नेक्स्ट है सुटेबल मैथड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिक्योमेट्रिक एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। साथ ही साथ आपके पास एक सुटेबल मैथड हो
एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एंड पॉइंट इंडिकेशन। आप एंड पॉइंट किस तरीके से इंडिकेट कर पाओगे इस टाइट्रेशन के दौरान? तो आप यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर्स लेते हो, एक जो कलर प्रोड्यूस करे और आपको बता दे कि टाइट्रेशन हो गया, एंड पॉइंट आ चुका। नेक्स्ट आप एक यूज करते हो कैसा, एडजॉर्ब्ड मटेरियल, एडजॉर्बेंट यूज करते हो एज अ इंडिकेटर। वो क्या करता है, आपके प्रिसिपिटेट के साथ जाके चिपक जाता है, चिपकने के बाद आपको कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपका जो भी प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है उसके सरफेस पे जाके वो एडहेयर हो जाता है, मतलब कि एडजॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब, सिर्फ सरफेस पे जाके वो चिपक जाता है और कलर प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर को यूज करके एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। अब हमें समझना है मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस मोहर्स मेथड आपको पढ़ना है टू डिटेक्ट एंड पॉइंट ड्यूरिंग प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो मोहर्स मेथड क्या कहता है, ये जो बेस्ड है, ये डायरेक्ट टाइट्रेशन पे बेस्ड है, डायरेक्ट प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन करवाते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम टाइट्रेट करते हैं किनके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, हैलाइड्स कंसंट्रेशन को, जैसे कि क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। यहाँ पे आयोडाइड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए मोहर्स मेथड यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते आगे समझेंगे, फिलहाल अभी इतना ध्यान रख लो कि हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, एक्सेप्ट आयोडाइड। आयोडाइड के लिए हम यहाँ पे ये मोहर्स मेथड यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है हम यहाँ पे इनको किसके साथ टाइट्रेट करवाने वाले हैं, AgNO3 के साथ। AgNO3 आपका क्या है, टाइट्रेंट है। आप AgNO3 को किस में फिल करोगे, ब्यूरेट में फिल करोगे। ठीक है, और इसका टाइट्रेट करवाओगे आप किसके साथ, हैलाइड्स के साथ। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, यहाँ पे आप पोटेशियम क्रोमेट लेने वाले हो एज अ इंडिकेटर, जो आपको एंड पॉइंट डिटेक्ट करवाने में हेल्प करे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Due to the presence of chromate ion in solution, the suspension color change from yellow to reddish brown. क्रोमेट आयन के कारण आपका जब एंड पॉइंट आता है तो कलर चेंज शो हो जाता है, आपको कैसा कलर मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर एट द एंड पॉइंट। आपको समझ जाना है, जैसे कलर चेंज होगा आपको समझ जाना है कि टाइट्रेशन हो चुका है वहाँ पे, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्रिसिपिटेट AgCl एंड Ag2CrO4 अकर। यहाँ पे दो टाइप के प्रिसिपिटेट बनते हैं, एक AgCl, दूसरा Ag2CrO4। कैसे फॉर्म हुआ अभी हम रिएक्शन से समझेंगे, फिलहाल अभी डेफिनेशन देख लीजिए। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रिसिपिटेट बनते हैं, एक AgCl, एक Ag2CrO4, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्रोमेट आयन। ठीक है, तो जो सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, प्रिसिपिटेट फर्स्ट, वो पहले प्रिसिपिटेट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ज़्यादा होने के कारण AgCl पहले बनता है, देन फिर बनता है Ag2CrO4। देखा जाए तो Ag2CrO4 को पहले बनना चाहिए क्योंकि इसका जो Ksp वैल्यू है वो कम है। अभी मैंने आपको बताया Ksp वैल्यू अगर कम है, ठीक है, कम है, लो है आयोनिक प्रोडक्ट से, तो प्रिसिपिटेशन फास्ट होगा और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो Ag2CrO4 है इसका Ksp वैल्यू लो है एज कंपेयर टू AgCl। उस हिसाब से देखा जाए तो, लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पहले इसका प्रिसिपिटेशन बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, पहले बनता है AgCl। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और आप अगर मान लो NaCl ले रहे हो तो यहाँ पे NaCl बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन के फॉर्म में। Cl माइनस आयन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण आपका जो AgNO3 है वो पहले रिएक्ट करता है जाके Cl के साथ और बना लेता है AgCl। इस वजह से AgCl पहले बनता है, प्रिसिपिटेट फर्स्ट, देन Ag2CrO4 बाद में बनता है। ठीक है, Ksp वैल्यू के अकॉर्डिंग तो पहले इसे बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपका एंड पॉइंट आता है तो आपका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है ब्रिक रेड कलर में। एंड पॉइंट आने के बाद कलर चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड कलर का कलर आपको मिलता है। तो आपको समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका।
अब हम इनको वन बाय वन रिएक्शन से समझते हैं ताकि ये जो भी चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। मोहर्स मेथड पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे ब्यूरेट, एक हम ले लेंगे कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आपका होगा क्लोरीन आयन का सॉल्यूशन या फिर ब्रोमीन आयन का सॉल्यूशन। मान लो आपने लिया है NaCl, ठीक है। NaCl में आपको क्लोरीन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है और आप यहाँ पे ले रहे हो AgNO3। AgNO3 क्या है? नॉन कंसंट्रेशन का है, इसका कंसंट्रेशन आपको पता है, नॉन है, नॉन कंसंट्रेशन का है ये, ठीक है। और ये क्या है? प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए अब हम टाइट्रेट करेंगे जब इनको, तो क्या होगा? जब हम टाइट्रेट स्टार्ट करेंगे AgNO3 को ड्रॉप वाइज हम NaCl के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा? NaCl और AgNO3 के बीच रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होगा? यहाँ से Cl और यहाँ से Ag मिलकर बनाएंगे AgCl, जो कि होगा सॉलिड फॉर्म में। इसका हो जाएगा प्रिसिपिटेशन। क्या होगा? प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन बनेगा यहाँ पे AgCl का। और क्या फॉर्म होगा? प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होगा। जब आपका AgNO3 कंप्लीटली NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अब आपके पास थोड़ा सा भी एक भी अमाउंट NaCl का नहीं बचा है इस सॉल्यूशन में। NaCl क्या हो गया? जो भी इस सॉल्यूशन में NaCl था वो क्या हो गया? कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया AgCl में और NaNO3 के फॉर्म में। अब आपके इस कॉनिकल फ्लास्क में जो NaCl था वो कंप्लीटली क्या हो गया? कंज्यूम्ड हो चुका। जब कंज्यूम्ड हो चुका है कंप्लीटली और फिर भी आप क्या कर रहे हो? NaNO3 को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होने लग जाएगा? AgNO3 जो कि आपका यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में एक्सेस अमाउंट में हो गया है। एक्सेस अमाउंट, ठीक है। AgNO3 कंप्लीटली NaCl के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया AgCl और NaNO3। अब आपका NaCl का कोई भी अमाउंट नहीं बचा इस कॉनिकल फ्लास्क में। फिर क्या होगा? यहाँ पे तो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है AgNO3। अब वो रिएक्ट करेगा आपका इंडिकेटर के साथ, जो आपने इसमें डाल रखा था पहले से इंडिकेटर। क्या डाल रखा था? K2CrO4 इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। अब क्या होगा? ये AgNO3 जाके आपका इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो आपने पहले से फील कर रखा है कॉनिकल फ्लास्क में। आपका रिएक्ट करेगा ये K2CrO4 के साथ और क्या बना लेगा? Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये फॉर्म होगा। ये भी कैसा है? सॉलिड होगा और इसका प्रिसिपिटेशन होगा Ag2CrO4 का, ठीक है। कैसे हुआ? पहले आप AgNO3 का रिएक्शन करवाए NaCl के साथ। जब NaCl कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका, कुछ भी अमाउंट NaCl का नहीं बचा, तो उस दौरान फिर आपका AgNO3 किसके साथ रिएक्ट किया? इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? Ag2CrO4। जो AgCl बना है ये वाइट कलर का होता है। वाइट, इसका जो प्रिसिपिटेट का कलर होता है ये वाइट कलर का होता है, तो आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो Ag2CrO4 बना है, सिल्वर क्रोमेट बना है, इसका कलर आपका ब्रिक रेड होता है, रेड कलर मिलता है आपको, ठीक है। रेड कलर मिलते ही आपको समझ जाना है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका इंडिकेटर है ये कलर चेंज शो करता है और आपको सिग्नल देता है कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। पहले AgCl बना, बाद में Ag2CrO4 बनना चाहिए क्या? पहले Ag2CrO4, क्योंकि जो इसका Ksp वैल्यू है वो कम है। लेकिन बनता क्या है? AgCl पहले बनता है, क्योंकि AgCl जो क्लोराइड आयन है वो ज़्यादा प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। NaCl जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व होता है, डिसोशिएट होता है। NaCl का बहुत अच्छे तरीके से डिसोशिएशन होता है Na प्लस Cl माइनस आयन में। जो ब्रेकडाउन है ये बहुत अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू K2CrO4। K2CrO4 का डिसोशिएशन कम है एज कम्पेयर टू AgCl। इस वजह से
अच्छे तरीके से डिसोशिएट होने के कारण, मोर क्लोराइड आयन प्रेजेंट होने के कारण आपका जो AgNO3 है वो जाके रिएक्ट करता है पहले Cl के साथ, क्योंकि Cl ज़्यादा अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो पहले रिएक्ट करेगा जो अवेलेबल है उसके साथ ही। तो वो रिएक्ट किया Cl के साथ और बना लिया AgCl। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन बनने का प्रोसेस है ये डिपेंड कर रहा है डिसोशिएशन पे, डिसोल्यूशन पे, कितना ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, कितना ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि KSP पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं तो आप समझ पाओगे। फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्रिसिपिटेट AgCl एंड Ag2CrO4 देखा किस तरीके से बना, आप समझ गए। AgCl प्रिसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज हाई कंसनट्रेशन ऑफ Cl, क्योंकि जो NaCl है वो अच्छे से डिसोशिएट होता है और मोर अमाउंट में Cl प्रेजेंट होने के कारण आपका जो AgNO3 है वो पहले जाके Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है AgCl। फिर आपका AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करता है, क्रोमेट आयन के साथ, और बनाता है सिल्वर क्रोमेट। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ AgNO3, जब आपका NaCl कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका होता है तो फिर आपका नेक्स्ट AgNO3 का ड्रॉप जाते ही कॉनिकल फ्लास्क में वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जाके आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है, क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है Ag2CrO4, जिसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2CrO4। Ag2CrO4 प्रिसिपिटेट बनता है और इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर। ओके, नेक्स्ट, ये जो भी टाइट्रेशन करते हो आप, इसका पीएच आपको न्यूट्रल रखना होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। क्यों? क्योंकि अगर आप एसिड लोगे, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में अगर आप टाइट्रेशन करते हो तो क्या हो जाएगा, जो क्रोमेट आयन है ना, पोटेशियम क्रोमेट, जो क्रोमेट आयन है ये इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक एसिड में और आपका एंड पॉइंट गलत आएगा, इसलिए हमें एसिडिक कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट है अगर आप बेसिक में परफॉर्म करते हो, बेसिक मीडियम में परफॉर्म करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, AgOH बन जाएगा, मतलब कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, AgCl चाहिए, है ना। AgOH तो चाहिए नहीं। अगर आप बेसिक में करोगे, मान लो आपने कोई बेसिक मीडियम में कर रहे हो, NaOH है आपके पास, तो ज़्यादा चांस होता है कि ये जो सिल्वर है ये OH के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना ले, और जो कि हमें नहीं चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो एंड पॉइंट है, ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम बेसिक मीडियम में परफॉर्म नहीं करते, ना ही एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करते। हमें पीएच को मेंटेन करना होता है न्यूट्रल, वही अप्रॉक्स 6.5 से लेके 8 के बीच हमें रखना होता है पीएच को। ठीक है, चलिए, तो ये एक लिमिटेशन में भी आप लिख सकते हो। मोहर्स मेथड का लिमिटेशन क्या है कि आपका जो पीएच रेंज है वो न्यूट्रल में ही होना चाहिए, एक लिमिटेशन। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर आयोडाइड। आयोडाइड का आपको अगर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है तो आप मोहर्स मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आयोडाइड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो AgNO3 का, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड फॉर्म होता है, और सिल्वर आयोडाइड का कलर भी कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का कलर भी येलो होता है। इस वजह से आप जब क्रोमेट आयन यूज़ करते हो तो उसका कलर भी येलो होता है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एंड पॉइंट कब आया, कैसे आया, तो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए हम यहाँ पे आयोडाइड यूज़ नहीं करते, आयोडाइड के लिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। आई होप यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि जो सिल्वर आयोडाइड है उसका कलर भी येलो होता है, और जो हमारा इंडिकेटर है, हम यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं इसका कलर भी कैसा है, येलो है। येलो येलो होने के कारण आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे एंड पॉइंट कब आएगा। चलिए, अब समझते हैं हम वोलार्ड मेथड। मोहर्स मेथड में लिमिटेशन क्या है कि आप एसिडिक मीडियम में परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ड्रग है जो एसिडिक नेचर का है, फिर आप कैसे परफॉर्म करोगे, मोहर्स मेथड कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मोहर्स मेथड के थ्रू एसिडिक ड्रग, एसिडिक सब्सटेंस को टाइट्रेट करोगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो क्रोमेट इंडिकेटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमिक एसिड में, और आपका एंड पॉइंट गलत आएगा, तो आप यूज़ नहीं कर सकते मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड का जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा वोलार्ड मेथड। वोलार्ड मेथड में क्या करते हैं, हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, बैक टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे हम डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं करते, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है, चलिए वो जान लेते हैं पहले। तो आपके पास है एक ब्यूरेट और है एक आपके पास कॉनिकल फ्लास्क।
कॉनिकल फ्लास्क में है सॉल्यूशन किस चीज़ का, NaCl का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे Na+Cl- आयन डिसॉल्व है, Cl- आयन Na+आयन डिसॉल्व है यहाँ पे। ब्यूरेट में फील है AgNO3 जिसका कंसंट्रेशन नोन है। ठीक है, AgNO3, यहाँ पे आपने कोई इंडिकेटर नहीं लिया है फिलहाल। अब आप टाइट्रेशन करोगे AgNO3 का किसके साथ, NaCl सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट AgNO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ और बनाएगा AgCl प्लस NaNO3 फर्स्ट स्टेप में। देन क्या होगा, ठीक है, जब आपका AgNO3 कंप्लीटली NaCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कंप्लीटली जो NaCl है ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl में और NaNO3 में। मतलब कि अब यहाँ पे इस कॉनिकल फ्लास्क में Na+ और Cl- आयन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके किसमें, AgCl में और NaNO3 में। AgCl मतलब कि यहाँ पे इसका प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, AgCl का प्लस NaNO3, मतलब कि इस कॉनिकल फ्लास्क में अब NaCl का कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। और AgNO3 आप फिर भी इसमें ऐड कर रखे हो एक्सेस अमाउंट में, मतलब कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में क्या ऐड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट का कितना कंसंट्रेशन है, लेफ्ट है, मतलब कि जो भी AgNO3 था वो रिएक्ट कर चुका है Na+ और NaCl के साथ, और कुछ लेफ्ट रह चुके। तो कितना लेफ्ट है इसको हमें डिटरमाइन करना है। तो हम इस कॉनिकल फ्लास्क में जो AgNO3 है इसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो हम ब्यूरेट में क्या कर लेंगे फिल, हम पोटेशियम थायोसाइनेट यूज़ करते हैं या फिर हम अमोनियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पोटेशियम थायोसाइनेट लेते हैं। ठीक है, KSCN पोटेशियम थायोसाइनेट, या फिर आप NHSCN भी यूज़ करते हैं, अमोनियम NH4SCN अमोनियम थायोसाइनेट भी यूज़ करते हैं हम टाइट्रेट करवाने के लिए और AgNO3 के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं इंडिकेटर हम लेते हैं Fe3+, फेरिक इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इंडिकेटर। और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, पहले फर्स्ट स्टेप में AgCl फॉर्म हुआ है, और जो Na+ आयन है और Cl- आयन है ये कम्प्लीटली क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, AgCl में और NaNO3 में। अब यहाँ पे जो लेफ्ट अमाउंट है AgNO3 का, उसका हम रिएक्शन करवाए हैं किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट, या फिर आप अमोनियम थायोसाइनेट ले सकते हो, रिएक्शन करवाते हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है कि कितना लेफ्ट है। और हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करते हैं फेरिक इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है, AgNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, मान लो आप एग्जाम्पल ले लो पोटेशियम थायोसाइनेट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, सिल्वर थायोसाइनेट AgSCN सिल्वर थायोसाइनेट प्लस, और क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये जो AgSCN है ये भी प्रिसिपिटेट होता है, इसका भी क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है AgSCN सिल्वर थायोसाइनेट का। ओके, तो यहाँ पे जब AgNO3 रिएक्ट करता है इसके साथ तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सिल्वर थायोसाइनेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, यही कहलाता है बैक टाइट्रेशन। मतलब कि आपने पहले क्या किया था, AgNO3 का रिएक्शन करवाया NaCl के साथ, तो क्या बना, AgCl बना पहला और NaNO3 निकला। अब आपके पास एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है AgNO3, क्योंकि NaCl तो कम्प्लीटली वो कंज्यूम्ड हो चुका, अब बच क्या गया AgNO3। तो इस AgNO3 के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कितना लेफ्ट है वो हम इसके लिए करते हैं, ब्यूरेट को हम चेंज कर देते हैं। ब्यूरेट का जो भी सैंपल था वो हम चेंज कर दिए किससे,
पोटेशियम थायोसाइनेट से, ठीक है, या फिर अमोनियम थायोसाइनेट से। फिर आप इनका रिएक्शन करवाते हो तो बनता है सिल्वर थायोसाइनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर रखा है, फेरिक इंडिकेटर, ठीक है। जब हमारा पोटेशियम थायोसाइनेट AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और जब हमारा AgNO3 कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, मतलब कि कंज्यूम्ड हो जाएगा, किसके फॉर्म में ये बन जाएगा, सिल्वर थायोसाइनाइड के फॉर्म में, उस दौरान हमारे इस कॉनिकल फ्लास्क में अब बिल्कुल भी AgNO3 नहीं बचा। क्या है, Fe3+ आयन प्रेजेंट है, फेरिक इंडिकेटर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, इस पोटेशियम थायोसाइनाइड का रिएक्शन होगा इंडिकेटर के साथ, मतलब कि थर्ड स्टेप में हमारा यहाँ पे हो जाएगा KSCN, पोटेशियम थायोसाइनाइड का रिएक्शन होगा किसके साथ, Fe3+ के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, FeSCN2+। पोटेशियम थायोसाइनाइड रिएक्ट करेगा जब फेरिक इंडिकेटर के साथ तो बनाएगा फेरस थायोसाइनाइड, FeSCN2+, और ये आपको कलर देगा, ये आपको कलर शो करेगा, मतलब कि एंड पॉइंट आ चुका है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये ही है वोलार्ड मेथड। किस तरीके से वोलार्ड मेथड परफॉर्म करते हैं समझ चुके हो। हम यहाँ पे बैक टाइट्रेशन करते हैं, यही होता है बैक टाइट्रेशन, मतलब कि AgNO3 का हमने पहले रिएक्शन करवाया NaCl के साथ, जब NaCl खत्म हो चुका, AgNO3 रह गया, तो हम AgNO3 के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या कर लिए, ब्यूरेट में फिल कर दिए KSCN या फिर अमोनियम थायोसाइनाइड, और इनका रिएक्शन करवाए। जब इनका रिएक्शन हुआ तो हाँ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा AgNO3 था वो भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका, खत्म हो चुका। अब जब खत्म हो चुका है तो जो इंडिकेटर इसमें हमने ऐड कर रखा है वो इंडिकेटर हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड या फिर अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ, और बना लेगा फेरस थायोसाइनाइड, जो हमें कैसा कलर शो करेगा, और हमें समझ जाना है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका। चलिए अब हम इसे डेफिनेशन से समझते हैं। चलिए, वोलार्ड मेथड में अभी जो कुछ भी आपने समझा है उसी को इधर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं। वोलार्ड मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है यहाँ पे, क्योंकि हम बैक टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दिस मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इन्वॉल्व बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ या फिर अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ। एनी एनायन दैट रिएक्ट विथ सिल्वर टू जनरेट इनसॉल्युबल सॉल्ट, कोई भी एनायन जो रिएक्ट करे सिल्वर के साथ और क्या जनरेट करे, क्या प्रोड्यूस करे, इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब कि प्रिसिपिटेट, उस टाइप का जो भी एनायंस है वो हम वोलार्ड टाइट्रेशन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। द क्लोराइड इन द सॉल्यूशन इज चेंज्ड इनटू सिल्वर क्लोराइड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन with the excess of silver nitrate. Potassium thiocyanide solution is once more used to treat the silver nitrate that remains after the reaction. नहीं समझे, अभी समझा था, वही है लिखा हुआ, जैसे कि हमने ब्यूरेट में लिया था AgNO3 और हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, मान लो एग्जाम्पल NaCl, इनका रिएक्शन हुआ, NaCl खत्म, अब यहाँ पे बच गया हमारा AgNO3 जो कि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर हम इसी AgNO3 को डिटरमाइन करने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे क्या, पोटेशियम थायोसाइनेट, क्या ले लिया, पोटेशियम थायोसाइनेट ले लिया, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा AgNO3 और हमने ब्यूरेट में ले लिया पोटेशियम थायोसाइनेट। इनके बीच हमने टाइट्रेशन करवाया जिससे हमें पता लग गया कि हमारा कितना AgNO3 लेफ्ट था। ओके, नेक्स्ट है a complex is created when the excess thiocyanate react with indicator। जब आपका पोटेशियम थायोसाइनेट कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा AgNO3 के साथ, AgNO3 नहीं बचेगा बिल्कुल भी, ये खत्म हो चुका होगा, तो आपने जो इंडिकेटर ऐड कर रखा है, जैसे कि आपने इंडिकेटर लिया है Fe3+, तो वो रिएक्ट करेगा आपका पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा, रेड कलर मिलेगा आपको, मतलब कि आपको समझ जाना है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, चलिए
अब आता है मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड। तो मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड कुछ नहीं है, एक वर्ड में आप समझ सकते हो, जो भी वोलार्ड मेथड पढ़ा है बस वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है कि हम मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड में वेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, चलिए एक बार समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा वोलार्ड मेथड में क्या कर रहे थे, हम टाइट्रेशन कर रहे थे AgNO3 का NaCl के साथ। ओके, क्या बन रहा था यहाँ पे, एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा था AgCl का। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में आपका NaCl कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका, खत्म हो चुका, कन्वर्ट हो चुका AgCl में, बट यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में थोड़ा प्रेजेंट है क्या, AgNO3। तो फिर इसका आप टाइट्रेशन करते हो किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, इसका जो अब यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है AgNO3, और साथ ही यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या बना हुआ है, AgCl। क्लियर है यहाँ तक। ये AgCl फिर से डिसॉल्व ना हो जाए, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रहे, इसीलिए हम यूज करते हैं वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, एक्सेट्रा, इनको हम यूज करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर नाइट्रोबेंजीन वगैरह यूज करते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में, फर्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारा AgCl फॉर्म हो, AgCl प्रेसिपिटेट जो बना है हमारा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहे, इसका फिर से ये डिजॉल्व ना हो जाए। डिजॉल्व को रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वेटिंग एजेंट। ठीक है, वोलार्ड मेथड कुछ नहीं है, जो वोलार्ड मेथड है वही सेम लिखना है आपको, बस इसमें आपको ऐड करना होता है वेटिंग एजेंट। क्यों ऐड करते हो, AgCl ऑल्सो प्रेजेंट इन एनालाइट। ठीक है, इट मे सोल्यूबलाइज विच अफेक्ट आवर एंड पॉइंट, ये सोल्यूबलाइज हो सकता है और आपके एंड पॉइंट को इफेक्ट कर सकता है। एडिशन टू दिस वेटिंग एजेंट प्रिवेंट द सोल्यूबलाइजेशन ऑफ AgCl। जब आप अगर AgCl को सोल्यूबलाइज होने से रोकना चाहते हो तो आप ऐड कर देते हो वेटिंग एजेंट, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर नाइट्रोबेंजीन हो गया, एक्सेट्रा। आई होप क्लियर है क्यों हम वेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, AgNO3 रिएक्ट कर रहा है NaCl के साथ और बना रहा है AgCl प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है यहाँ पे AgCl का, ये डिसॉल्व हो सकता है, कैसे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, जब NaCl खत्म हो जा रहा है, जो हमारा एक्सेस AgNO3 है, उसको हम फिर टाइट्रेट करवाते हैं किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ। तो जब हमारा AgNO3 रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, तो क्या बना रहा है, Ag सिल्वर थायोसाइनाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, AgSCl, यहाँ पे इसका भी क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जब आपका यहाँ पे AgNO3 भी कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है, तो आपने जो इंडिकेटर इसमें ऐड किया है Fe3+, वो हमारा रिएक्ट कर रहा है, Fe3+ रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, और क्या बना रहा है, फेरस थायोसाइनाइड FeSCN2+, और ये हमें कलर दे रहा है रेड कलर, कैसा, रेड कलर। यही हो रहा है वोलार्ड मेथड में। अब देखो क्या होता है कि जो AgCl फॉर्म हुआ है हमारा, प्रेसिपिटेट AgCl फॉर्म हुआ है, यहाँ पे AgCl भी प्रेजेंट है, और ये जो प्रेसिपिटेट बना है सिल्वर थायोसाइनाइड का, वो भी प्रेजेंट है। तो जो हमारा AgCl है वो हो सकता है रिएक्ट हो जाए, AgCl है रिएक्ट हो सकता है थायोसाइनाइड के साथ, SCN के साथ, SCN आयन के साथ, और बना सकता है AgSCN सिल्वर थायोसाइनाइड प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन वापस से क्या हो सकता है, डिसोशिएट हो सकता है, और हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो हमारा AgCl बना है उसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रखना है। यहाँ पे इसका
डिसोसिएशन नहीं होने देना है। तो हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। इस रिएक्शन को हमें स्टॉप करना है। जो हमारा AgCl है वो हमें रिएक्ट नहीं करने देना है थायोसानाइड के साथ। तो इसलिए हम या तो दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो AgCl बना हुआ है फर्स्ट स्टेप में इसको हम फिल्ट्रेट करके हटा दें, ठीक है, AgCl को हम हटा दें, ये कर सकते हैं। या फिर हम वेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो, AgCl डिजॉल्व ना हो, ठीक है, इसका रिएक्शन ना हो पाए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दो तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, या तो हम पहले फिल्ट्रेट कर ले, AgCl को फिल्ट्रेट करके हटा दें, या तो फिर हम इसमें वेटिंग एजेंट यूज़ कर ले, ताकि हमारा यहाँ पे जो AgCl है वो सोल्यूबलाइज ना हो। ओके, आई होप क्लियर है यहाँ तक। क्या है मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड? कुछ नहीं है, सेम है, जो वुलार्ड मेथड है वही मॉडिफाइड वुलार्ड मेथड भी है, सिर्फ हम यहाँ पे वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट सोल्यूबलाइजेशन ऑफ AgCl। दैट्स इट। अब आता है हमारा फेजांस मेथड। तो फेजांस मेथड, ये जो टेक्निक है ये फेजांस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया है, तो उसके नाम पे ये मेथड है फेजांस मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, हम इंडिकेटर लेते हैं जो कि कैसा होता है, एडजॉर्बेंट मटेरियल होता है। मतलब कि ये हमारे प्रिसिपिटेट जो भी फॉर्म हुआ है उसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, मतलब कि उसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है और हमें कलर चेंज शो करता है, कलर प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें डिटेक्ट हो जाता है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका और टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका। तो जनरली यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इंडिकेटर डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, जिसे फ्लोरोसिन भी कहा जाता है, या फिर इयोसिन। और डाइक्लोरोफ्लोरोसिन हम लेते हैं जब हमें क्लोराइड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है, और हम इयोसिन लेते हैं जब हमें आयोडाइड या फिर ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है। तो ये इयोसिन या फिर डाइक्लोरोफ्लोरोसिन क्या है, एड्जॉर्बेंट इंडिकेटर है, यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब टाइट्रेशन करते हैं, ब्यूरेट में हमारा होता है AgNO3 और कॉनिकल फ्लास्क में फॉर एग्जांपल है हमारे पास NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर क्या लेंगे, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन, क्योंकि यहाँ पे Cl के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है। तो Fl- ये इंडिकेटर है, फ्लोरोसिन इंडिकेटर। फिर क्या होता है यहाँ पे, जब AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ तो क्या बनाता है, AgCl, जो कि प्रेसिपिटेट होता है ना, AgCl प्रेसिपिटेट होता है। स्टार्टिंग में जब एंड पॉइंट आने से पहले, बिफोर एंड पॉइंट क्या हो रहा होता है, हमारा जो Ag है ये रिएक्ट करता है Cl के साथ और बनाता है AgCl। लेकिन एंड पॉइंट आने से पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि जो NaCl है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुका। कुछ अमाउंट में AgCl बन रहे हैं, लेकिन क्लोरीन भी प्रेजेंट है, सोडियम भी प्रेजेंट है, इस तरीके से ये आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है बिफोर एंड पॉइंट। तो एक डायग्राम समझते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट में AgCl बन रहा है और इसके सरफेस में प्रेजेंट है क्लोरीन। क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन आयन प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, सोडियम है हमारा पॉजिटिव चार्ज, Na+, ठीक है। इस कंडीशन में बिफोर एंड पॉइंट आपका जो फ्लोरोसिन है Fl- है, ये रिएक्ट नहीं कर पाता। क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी माइनस है और ये Fl- है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं सकता। फिर जब एंड पॉइंट आता है, जब एंड पॉइंट आता है मतलब कि जब कंप्लीटली ये कंज्यूम्ड हो चुका है NaCl, मतलब कि आप क्लोरीन का कोई भी अमाउंट बचा ही नहीं है, सब क्या बन चुके हैं, AgCl बन चुके हैं, AgCl। क्लोरीन का कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, सब क्या हो चुका, प्रिसिपिटेट हो चुका। बट यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में Ag प्रेजेंट है, Ag+ प्रेजेंट है, Ag+ सिल्वर आयन, ठीक है, सिल्वर आयन प्रेजेंट है, और ये Ag+ चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, Fl- को। तो इस सिल्वर आयन के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ आकर क्या चिपक गया, हमारा जो इंडिकेटर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है,
जैसे ही हमारे इंडिकेटर इसके साथ जाके चिपकता है प्रेसिपिटेट के साथ, तो हमें कलर मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन होता है Ag प्लस का प्लस Fl माइनस का और बना लेता है AgFl। ये कलर शो होता है। पहले इसका कलर रहता है वाइट कलर। AgFl जब बनता है तो इसका कलर हो जाता है पिंक। कैसा कलर रहता है? पिंक। पिंक कलर आते ही समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका और टाइट्रेशन परफॉर्म हो चुका। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर काम करता है। आई होप क्लियर है फेजांस मेथड क्या है। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज करते हैं जो हमारे प्रेसिपिटेट के साथ जाके चिपक जाता है और कलर शो करता है। इंडिकेटर क्या लेते हैं? डायफ्लोरोसिन या फिर ईओसिन। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई करते हो? इट इज एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन फूड वाटर बेवरेज में अगर कोई सॉल्ट है तो उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज टू एनालाइज न्यूमरस ड्रग जैसे कि KCl इन्फ्यूज़न हो गया, कार्प्रोमोल हो गया, NaCl हो गया, NaCl इन्फ्यूज़न एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे ड्रग है जिसमें हमें सॉल्ट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना पड़ता है, तो हम फिर यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इन द एनालाइट इज डिटरमाइंड यूजिंग दिस टाइट्रेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आप अप्लाई करते हो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। चलिए, अब है लिमिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो जब आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे चांस होता है कि को प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। को प्रेसिपिटेट कहते हैं हम आपका जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है उसके अलावा कोई अदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होना जो आपके काम का नहीं है, डिजायर्ड का नहीं है, तो वो कहलाता है को प्रेसिपिटेट। तो को प्रेसिपिटेशन में अकर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। Applying the precipitation titration method, only few halides ion can be titrated. इसके हेल्प से आप कुछ ही आयंस को, कुछ ही हेलाइड्स को टाइट्रेट कर पाते हो, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, इनको ही कर पाते हो। और भी अदर हेलाइड्स है जैसे फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया और एसिटाइड हो गया, इनको आप टाइट्रेट नहीं कर पाते हो इसके हेल्प से प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। जो डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट इज़ रियली चैलेंजिंग। एंड पॉइंट को डिटरमाइन करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट है जो कि लिमिटेशन है, आप लिख कर आ सकते हो एग्जाम में। आई होप आप आज के लेक्चर को क्लियरली समझ चुके हो, क्या है लिमिटेशन, क्या है एप्लीकेशन, क्या है इंट्रोडक्शन, और किस तरीके से एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास 3-4 मेथड है जैसे कि बुलार्ड, फजांस, मोहर्स, और इन मेथड में भी कब कहाँ पे क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आई होप आप ये सब समझ चुके हो। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन को किस तरीके से किया जाता है, वो समझेंगे। और जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।